हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और ज़्यादातर प्रश्नोत्तरियां हम लोग इसी टॉपिक पे कर रहे हैं। यदि आपने पिछली वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा कर के देख लीजिए या प्लेलिस्ट से जा कर के देखिए। आज की प्रश्नोत्तरी में हमारा पहला प्रश्न रहेगा वक्रोक्ति सिद्धांत, और ये प्रश्नोत्तरी आज की आखिरी प्रश्नोत्तरी है। इसके बाद क्रेट पर प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। कल आप लोगों का एग्जाम है, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक और अच्छा प्रदर्शन करिए, अच्छा नंबर लाइए, पीएचडी में एडमिशन लीजिए। आइए देखते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और अति लघुत्तरी प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है, लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, वक्रोक्ति सिद्धांत संस्कृत काव्यशास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन आचार्य कुंतक ने किया था। वक्रोक्ति का अर्थ होता है तिरछे या अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति। इस सिद्धांत के अनुसार काव्य में सौंदर्य और आकर्षण का मुख्य स्रोत अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति और भाषा की विशिष्टता में होता है। कुंतक के अनुसार कविता की सच्ची सुंदरता और प्रभावशीलता सीधे शब्दों में नहीं बल्कि वक्र अप्रत्यक्ष तरीके से कही गई बातों में होती है। उन्होंने वक्रोक्ति को 6 प्रकार में विभाजित किया है। देख लेते हैं कौन कौन प्रकार हैं। पहला हो जाएगा वर्ण विन्यास वक्रता, शब्दों में ध्वनि और धातु की विशेषता। पद पूर्वार्थ वक्रता, एक एक शब्द की विशिष्टता और सौंदर्य। पद वक्रता, शब्दों का विशेष विन्यास और उनकी अप्रत्यक्षता। इसके बाद वाक्य वक्रता, पूरे वाक्य के स्तर पर वक्रता जहां भाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत होता है। प्रकरण वक्रता, काव्य के प्रकरण या प्रसंग में अप्रत्यक्षता। प्रबंध वक्रता, पूरे काव्य के ढांचे में वक्रता यानी काव्य का संपूर्ण रूप अप्रत्यक्ष और सुंदर होता है। कुंतक का मानना था कि वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है और यह काव्य को अन्य साधारण भाषाओं से अलग बनाती है। ये तो हो गया वक्रोक्ति सिद्धांत। अब देख लेते हैं ध्वनि सिद्धांत, क्योंकि ध्वनि सिद्धांत से अगर प्रश्न बनता है तो आप लोग इसको लिख सकें। ध्वनि सिद्धांत संस्कृत काव्यशास्त्र में आचार्य आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक ध्वन्यालोक में प्रस्तुत किया है। यह सिद्धांत काव्य में निहित अप्रत्यक्ष अर्थ और उसकी प्रधानता को रेखांकित करता है। आचार्य आनंदवर्धन ने कहा कि काव्य में ध्वनि अर्थात अप्रत्यक्ष अर्थ सबसे महत्वपूर्ण होती है और वही काव्य की वास्तविक सुंदरता को व्यक्त करती है। ध्वनि सिद्धांत के मुख्य तत्व, पहला हो जाएगा अभिधा वाच्यार्थ, शब्द का सीधा और सामान्य अर्थ जो शब्दकोशीय अर्थ के रूप में समझा जाता है। लक्ष्यार्थ लक्षणा, शब्द का व्यंजित अर्थ जो तब आता है जब सीधा अर्थ अप्रासंगिक या अनुपयुक्त होता है। और अंतिम हो जाएगा व्यंजना यानी व्यंग्यार्थ, अप्रत्यक्ष या सूक्ष्म अर्थ जो शब्दों के सामान्य या व्यंजित अर्थ से परे होता है और पाठक या श्रोता के भावनाओं, विचारों या कल्पनाओं को उद्दीपित करता है। हम आशा करते हैं कि आप अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों को जानते होंगे। ठीक है। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी व्यंजना शक्ति में होती है, जिससे काव्य अपने भावों और विचारों को गहराई से व्यक्त करता है। ध्वनि का महत्व इस बात में है कि यह सीधे व्यक्त न होकर पाठकों के मन में सूक्ष्म रूप से उपस्थित होती है। ध्वनि के प्रमुख प्रकार, तो देखिए ध्वनि निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहले तो वस्तु ध्वनि, जब अप्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु या घटना पर संकेत किया जाता है। भाव ध्वनि, जब किसी कवि की विशेष भाव जैसे दुख, प्रेम, क्रोध को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जाता है। अलंकार ध्वनि, जब अलंकार या काव्य सौंदर्य का अप्रत्यक्ष संकेत दिया जाता है। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार काव्य का असली रस तब आता है जब पाठक
अप्रत्यक्ष अर्थ को समझता है और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ता है। यही कारण है कि ध्वनि सिद्धांत को काव्य शास्त्र में उच्चतम स्थान प्राप्त है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा निर्गुण साहित्य की विशेषता। देखिए, निर्गुण साहित्य की विशेषता है, संत साहित्य की विशेषता है या ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है। हर जगह पे आपको यही प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। तो जैसे प्रश्न अगर मान लीजिए घुमा देता है तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। बाकी आप लोग मास्टर करके आए हैं, यूजीसी नेट क्लियर किए हैं, ये सब चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, आप लोग खुद जानकार हैं, फिर भी कह दे रहे हैं। निर्गुण साहित्य भारतीय भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें भक्त कवियों ने निराकार, निर्गुण और अद्वैत ब्रह्म की उपासना की है। इस प्रकार के साहित्य में ईश्वर को किसी रूप, आकार या विशेषताओं में बांधने की बजाय उसे असीम, निराकार और सर्वव्यापी माना गया है। निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कबीर, नानक, दादू, रैदास और अन्य संत कवि रहे हैं। निर्गुण साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। पहला हो जाएगा निराकार ईश्वर की भक्ति। तो देखिए, निर्गुण संतों के काव्यों में ईश्वर को किसी रूप या मूर्ति में नहीं बांधा गया। ईश्वर निराकार, अज्ञेय और सर्वव्यापी है और उसकी उपासना बिना किसी माध्यम या मूर्ति के की जाती है। दूसरा हो जाएगा मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध। निर्गुण संतों ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाहरी धार्मिक रीतियों का विरोध किया। उनका मानना था कि सच्चा ईश्वर हृदय में बसता है और उसकी प्राप्ति ध्यान, भक्ति और आंतरिक साधना से होती है। तीसरा हो जाएगा समानता और मानवता का संदेश। निर्गुण साहित्य में जाति, पंथ, धर्म और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया गया है। संत कवियों ने मानवता और समानता को प्राथमिकता दी और कहा कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। आडंबर और ढोंग का विरोध। निर्गुण कवियों ने धार्मिक आडंबर, पाखंड और सामाजिक ढोंग के विरुद्ध अपनी रचनाओं में तीखा विरोध किया। उन्होंने सच्ची भक्ति को आंतरिक शुद्धता और सरलता में देखा। ज्ञान और विवेक पर बल। निर्गुण साहित्य में ज्ञान की महत्ता बताई गई। संतों का मानना था कि भक्ति के साथ साथ व्यक्ति को ज्ञान और विवेक की आवश्यकता होती है, जिससे वह सही और गलत का निर्णय कर सके। साधारण भाषा का प्रयोग। निर्गुण संतों ने अपनी भाषा में जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। उनकी रचनाएं सधुकड़ी, अवधी, ब्रज, पंजाबी, अन्य लोक भाषाओं में होती थी ताकि वे सामान्य जनता तक सीधे पहुंच सकें। सामाजिक सुधार का संदेश। निर्गुण संतों ने समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने समाज में सुधार और समानता के लिए अपने काव्य और उपदेशों का उपयोग किया। इस प्रकार निर्गुण साहित्य का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान, आंतरिक भक्ति और समाज में समानता और एकता का संदेश देना था। अगला क्वेश्चन रहेगा सगुण साहित्य की विशेषता। सगुण साहित्य में आपका राम भक्ति, कृष्ण भक्ति या प्रेमाश्रयी शाखा कुछ भी आ जाए, आंसर यही देना है। प्रवृत्तियां आ जाए, विशेषताएं आ जाए, सब कुछ में वही होगा, ठीक है। सगुण साहित्य भक्ति आंदोलन का वह हिस्सा है जिसमें ईश्वर की उपासना को साकार, सगुण और विभिन्न रूपों में देखा जाता है। सगुण भक्त कवि ईश्वर को साकार रूप में यानी मूर्तियों या अवतारों के रूप में पूजते हैं और उन्हें विशेष गुणों से युक्त मानते हैं। इस साहित्य में भगवान राम और कृष्ण जैसे अवतारों की महिमा का गान प्रमुख रूप से किया जाता है। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान जैसे कवि सगुण भक्त कवियों में प्रमुख हैं। सगुण साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। आइए देखते हैं सगुण साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो साकार ईश्वर की उपासना।
सगुण साहित्य में ईश्वर को साकार रूप में माना गया है, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, देवी आदि की उपासना की जाती है। उन्हें मानवीय गुणों से युक्त परंतु दिव्य शक्तियों के स्वामी के रूप में देखा जाता है। अवतारवाद। सगुण भक्ति में अवतारवाद का बड़ा महत्व है। ईश्वर को विभिन्न अवतारों के रूप में पूजा जाता है, जैसे भगवान विष्णु के राम और कृष्ण अवतार हैं। इन अवतारों के जीवन और लीलाओं का वर्णन सगुण काव्य में का प्रमुख हिस्सा है। प्रेम और भक्ति का गान। सगुण साहित्य में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, भक्ति और समर्पण का वर्णन मिलता है। भक्त कवियों ने ईश्वर के साथ अपने संबंध को प्रेममय और मधुर रूप में व्यक्त किया है। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं में वात्सल्य रस का वर्णन किया है, जबकि मीराबाई ने कृष्ण के प्रति आत्मिक प्रेम का वर्णन किया है। अलौकिक लीलाओं का वर्णन। सगुण साहित्य में भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया जाता है, जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस में राम की लीलाएं और सूरदास की रचनाओं में कृष्ण की बाल और रास लीलाओं का वर्णन मिलता है। इन लीलाओं को ईश्वर की महिमा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भक्त और भगवान के बीच मधुर संबंध। सगुण भक्ति में भक्त और भगवान के बीच कई प्रकार के मधुर संबंधों की व्याख्या की जाती है, जैसे सखा भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव और माधुर्य भाव। ठीक है। अगला हो जाएगा भक्ति रस की प्रधानता। सगुण साहित्य में भक्ति रस प्रचुर मात्रा में होता है, जिसमें भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा का वर्णन मिलता है। इसे आनंदमय और सौंदर्यपूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाता है, जिससे भक्त भगवान के प्रति आत्मिक रूप से जुड़ जाता है। अगला हो जाएगा नैतिक और धार्मिक आदर्श। सगुण साहित्य में नैतिक और धार्मिक आदर्शों का पालन करने पर जोर दिया गया है। तुलसीदास की रामचरितमानस में राम को आदर्श राजा, पुत्र और पति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह साहित्य समाज को नैतिकता, धार्मिक और कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। सरल और सजीव भाषा। सगुण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में सरल, सुबोध और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, जो जनता के बीच आसानी से समझी जा सके। लोक भाषाओं जैसे अवधी, ब्रज और राजस्थानी में रचनाएं की गई ताकि ये सभी के हृदय में जगह बना सके। समाज सुधार और आस्था। यद्यपि सगुण भक्ति मुख्य रूप से ईश्वर की महिमा का गान करती है, इसमें भी समाज सुधार और धार्मिक आस्था का संदेश निहित है। समाज में व्याप्त बुराइयों, जाति प्रथा और पाखंडों का विरोध करते हुए यह शुद्ध और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाती है। इस प्रकार सगुण साहित्य में ईश्वर के साकार रूप की भक्ति और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो जनमानस में आस्था, प्रेम और नैतिकता का संदेश देती है। तो ये सगुण साहित्य की विशेषता हो गई। अब हमारा अगला जो प्रश्न रहेगा वो रासो काव्य की विशेषता रहेगा। रासो साहित्य से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और देखिए रासो काव्य की विशेषता है, आदिकाल की विशेषता है। ठीक है, आपको ये प्रश्न लिख देना है इसका उत्तर। ठीक है, क्योंकि आदिकाल के ही अंतर्गत आपका रासो साहित्य आता है। तो ये होता है कि प्रश्न तो छोड़ना होता नहीं है, लेकिन कैसे उत्तर दिया जाए कि आपका उत्तर भी ठीक हो और आपका प्रश्न भी ना छूटे। तो इन चीजों का आप लोग जरूर ध्यान दें। अब देखिए रासो काव्य हिंदी साहित्य के आदिकाल की वीर गाथा परंपरा का प्रमुख अंग है। इसे प्राचीन हिंदी का महाकाव्य माना जाता है। इसमें राजाओं और वीर योद्धाओं की वीरता, युद्ध, साहस और शौर्य गाथाओं का वर्णन किया गया है। रासो काव्य में मुख्य रूप से राजपूत राजाओं और उनकी युद्ध लीलाओं का महिमा मंडन मिलता है। प्रमुख रासो कवियों में चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो, जगनिक और नरपत नाल जैसे कवि हैं। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा वीर रस की प्रधानता। रासो काव्य में वीर रस व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। इसमें राजा के
वीरों के पराक्रम, युद्ध कौशल और साहस का गुणगान, युद्ध के मैदान में शूरवीरों के शौर्य और वीरता का विस्तार से चित्रण किया गया है। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, रासो काव्य में ऐतिहासिक घटनाओं, युद्धों और राजाओं के जीवन का वर्णन किया गया है। हालांकि इनमें कई घटनाएं अतिशयोक्ति और कल्पना से युक्त होती हैं, लेकिन काव्य की राजाओं की वीरता को अमर बनाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन। अब नायक की प्रधानता, रासो काव्य का केंद्र बिंदु नायक होता है, जो आमतौर पर कोई राजा या वीर योद्धा होता है। नायक के साहस, वीरता और उसकी असाधारण क्षमताओं का महिमा मंडन किया जाता है। नायक को आदर्श और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। युद्ध और शौर्य का चित्रण, रासो काव्य में युद्ध और शौर्य का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया जाता है। तलवारों की चमक, घोड़ों की दौड़, युद्ध की रणनीतियां, योद्धाओं की वीरता को अलंकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। दृश्य के युद्ध के दृश्यों में राजा और उनकी सेनाओं के भयंकर मुठभेड़ों का चित्रण किया गया है। अतिशयोक्ति और कल्पनाशीलता, रासो काव्य में घटनाओं और पात्रों का वर्णन कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण होता है। नायक की वीरता और शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए नायकों को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो एक ही वार में सैकड़ों दुश्मनों को पराजित कर सके। देशभक्ति और स्वामी भक्ति, रासो काव्य में देशभक्ति और स्वामी भक्ति का भाव प्रबल होता है। राजा के प्रति निष्ठा, देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की भावना और मातृभूमि की सेवा को सर्वोच्च धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति का चित्रण, रासो काव्य में तत्कालीन भारतीय संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाजों और परंपराओं का भी चित्रण मिलता है। युद्ध से जुड़ी प्रथाएं, राजा रानियों का जीवन, महलों का वैभव और समाज की संरचना को काव्य के रूप में उकेरा गया है। कथानक शैली, रासो काव्य की शैली सरल, कथात्मक और वर्णनात्मक होती है। इसमें राजाओं और योद्धाओं के जीवन गाथाएं, युद्ध की घटनाएं कथा के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। इसे जनता द्वारा आसानी से समझा और गाया जा सकता था, इसलिए यह लोकप्रिय था। अगली हेडिंग है लोकप्रियता और गेयता। रासो काव्य की गेयता इसकी एक विशेषता है। इसे गाया और सुनाया जाता था, जिससे यह लोक भाषा में लोकप्रिय हो गया। रासो कवियों ने सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया जो आम जनता तक पहुंच सके। अगला हो जाएगा छंदबद्धता। रासो काव्य में छंदों का प्रमुख स्थान है। इसमें दोहा, चौपाई और अरिल्य जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों की रचना वीर रस के अनुकूल की गई है ताकि उसकी गेयता और प्रवाह बना रहे। रासो काव्य भारतीय वीर गाथा साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें राजपूत योद्धाओं की वीरता, युद्ध कला का महिमा मंडन किया गया है। इसका उद्देश्य राजाओं और वीरों को प्रेरित करना और समाज में वीरता, शौर्य और देशभक्ति का भाव जागृत करना था। अगला हमारा प्रश्न रह जाएगा सहज कहानी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, या सहज कहानी आंदोलन क्या है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए, सहज कहानी आंदोलन हिंदी साहित्य की 20वीं सदी के मध्य में उभरा एक महत्वपूर्ण कथा आंदोलन है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कहानियों को जीवन की वास्तविकता और सरलता के निकट लाना था। सहज कहानी आंदोलन के तहत रचनाकारों ने जटिल और शिल्पगत प्रयोगों से दूर रहते हुए जीवन के सीधे सरल अनुभवों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस आंदोलन का नाम ही बताता है कि इसमें कहानियां को सहज, स्वाभाविक और सीधे सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। अब सहज कहानी की आंदोलन की कुछ विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित है, देख लीजिए। पहली विशेषता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। इस आंदोलन के तहत लिखी गई कहानियों आम जीवन के यथार्थ को बिना किसी अलंकरण के प्रस्तुत करती है। जटिलताओं से दूर रहकर जीवन के सामान्य दैनिक संघर्षों और अनुभवों का यथार्थवादी चित्रण होता है।
दूसरा है सादगी और सरलता। सहज कहानी आंदोलन में रचनाकारों ने सादगीपूर्ण भाषा और शैली को अपनाया। इसमें जटिल प्रतीकों, अलंकारों का शिल्पगत प्रयोगों का प्रयोग कम किया गया। कहानियों की भाषा और कथानक सीधे, सरल और सहज होते थे। आत्म व्यक्ति और उनका जीवन। इस आंदोलन के तहत केंद्र में आम व्यक्ति और उनकी समस्याएं थीं। नायक के रूप में किसानों, मजदूरों और छोटे कर्मचारियों और निम्न वर्ग के लोगों को लिया गया। उनके सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संघर्षों को यथार्थ चित्रण किया गया। चौथा है अलंकारिकता और शिल्प से पूरे। सहज कहानी आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था कहानियों को शिल्पगत प्रयोगों और अलंकारिता से मुक्त करना। इसमें कथाओं को सीधे ढंग से और संप्रेषणीय रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे आम पाठक उन्हें आसानी से समझ सके। वातावरण और संवेदनाओं का चित्रण। सहज कहानी आंदोलन में वातावरण और पात्रों की संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण किया गया। यह जीवन के सामान्य अनुभवों और समाज की वास्तविकताओं को केंद्र में रखता था। संवाद और संप्रेषणीयता। इस आंदोलन के तहत ये सहज कहानी की विशेषता है। इस आंदोलन के तहत कहानियों में संवाद का प्रमुख स्थान था। संवादों को आम जीवन के करीब लाने का प्रयास किया गया, जिसमें पात्रों की वास्तविकता और उनकी आंतरिक मनोवृत्ति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके। आंदोलन का उद्देश्य। तो देखिए, सहज कहानी आंदोलन का उद्देश्य था साहित्य को अधिक व्यापक और सर्वसाधारण तक पहुंचाना। इसका मकसद यह था कि कहानियां केवल उच्च वर्ग या शिक्षित वर्ग तक सीमित न रहें, बल्कि आम जनमानस तक भी उनकी पहुंच हो सके। सहज कहानी आंदोलन ने हिंदी साहित्य में यथार्थवाद और सादगी की एक नई धारा का प्रवाह किया। इसने कहानियों को जीवन के निकट और सरलता के साथ प्रस्तुत किया, जो समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को प्रतिबिंबित करता था। और कहानी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं और कहानी आंदोलन। और कहानी आंदोलन 20वीं सदी के हिंदी साहित्य में उभरा एक महत्वपूर्ण कथा आंदोलन था, जो मुख्यतः 1960 के दशक में विकसित हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य पारंपरिक कहानी के ढांचे और उसके शिल्प से अलग हटकर एक नई प्रकार की कहानी का विकास करना था। इसे अकहानी इसलिए कहा गया क्योंकि यह पारंपरिक या स्थापित कहानी की शिल्प और संरचना से हटकर थी और इसमें कहानी की परंपरागत अपेक्षाओं, कथानक, चरित्र विकास, क्लाइमैक्स का अभाव था। ठीक है, और कहानी में कोई एक कथानक नहीं था, वो टूटे हुए रूप में थी। और कहानी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जीवन की जटिलताओं और निरर्थकता को प्रस्तुत करना था, जिसमें जीवन की अनिश्चितता, अस्तित्ववादी संकट और मानवीय संघर्ष प्रमुख थे। और कहानी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। कथानक का अभाव। पारंपरिक कहानियों की एक निश्चित कथानक या प्लॉट होता था, लेकिन अकहानी में यह मुख्य तत्व नहीं होता। अकहानी में घटनाओं की सीधी सरल सामान्य धारा नहीं होती, बल्कि कहानी का स्वरूप अधिक बिखरा और जटिल होता है। चरित्र निर्माण में नवीनता। अकहानी में पात्रों के व्यक्तित्व का विकास भी परंपरागत ढंग से नहीं होता। पात्र सामान्य रूप से कोई विशेष चरित्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि उनका चित्रण अक्सर मानसिक और भावनात्मक अनिश्चितता के साथ होता है। जैसे ऊसर का कहानी आप पढ़े होंगे, तो वैसे में उधर की जो कहानियां लिखी गई हैं वो ज्यादातर ऐसी ही हैं। मानसिकता और भावनाओं का फोकस। अकहानी पर का जोर घटनाओं से अधिक पात्रों की मानसिकता, भावनाओं और उनके आंतरिक संघर्षों को होता था। इसका उद्देश्य जीवन के जटिल और सूक्ष्म पहलुओं को उजागर करना होता है।
अस्तित्ववादी दृष्टिकोण। कहानी पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव है। इसमें जीवन की निरर्थकता, अनिश्चितता और मानवीय अस्तित्व के प्रति एक गहन बोध होता है। कहानियों में अक्सर यह भावना होती है कि जीवन में कोई निश्चित उद्देश्य या समाधान नहीं है। प्रयोगात्मक शैली और कहानी आंदोलन ने पारंपरिक शैली और भाषा से हटकर नए प्रयोग किए। इसमें लेखकों ने कई बार भाषा के साथ नए प्रयोग किए, जैसे संवादों का टुकड़ों में बटा हुआ होना या घटनाओं का गैर परंपरागत क्रम में प्रस्तुत किया जाना। समाज और यथार्थ का सूक्ष्म चित्रण और कहानी में सामाजिक मुद्दों या घटनाओं का सीधा चित्रण नहीं होता, बल्कि समाज की जटिलताओं और व्यक्तियों के आंतरिक यथार्थ का सूक्ष्म चित्रण होता है। इसमें पात्र अक्सर जीवन के प्रति अजनबीपन, अलगाव और असहायता की भावनाओं से जूझते हैं। क्लाइमैक्स या निष्कर्ष का अभाव। पारंपरिक कहानियों में एक स्पष्ट क्लाइमैक्स या निष्कर्ष होता है, लेकिन कहानी में यह अनिवार्य नहीं होता है। कहानी अक्सर अधूरी या अनिश्चित स्थिति में छोड़ दी जाती है, जिससे पाठक स्वयं अपनी व्यवस्था कर सकें। सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों का अप्रत्यक्ष चित्रण और कहानी में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सीधे तौर पर उठाने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से पात्रों के आंतरिक संघर्षों और स्थितियों के माध्यम से सामने आते हैं। प्रमुख कहानी लेखकों को देख लेते हैं। तो देखिए, कहानी आंदोलन से जुड़े कमलेश्वर, मोहन राके, राजेंद्र यादव, नैयर, मासूद का नाम लिया जा सकता है। इन लेखकों ने पारंपरिक कहानी लेखन से अलग हटकर नए प्रयोग किए और जीवन की जटिलताओं और असंगतियों को अपनी कहानियों में व्यक्त किया। और कहानी आंदोलन हिंदी साहित्य में ऐसे बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जहां कहानी की पारंपरिक संरचना को तोड़कर जीवन की जटिलताओं और मानवीय अस्तित्व के प्रति एक नई संवेदनशीलता और दृष्टिकोण को विकसित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यास की विशेषता बताइए। देखिए, यदि आपसे मैला आंचल की विशेषता भी पूछता है या फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों की विशेषता पूछता है या ये पूछ रहा है, कुछ भी पूछे, आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको, महत्वपूर्ण है और आप लोग थोड़ा देख लीजिए। आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिवेश को केंद्र में रखकर कथा का विकास किया जाता है। यह उपन्यास उस क्षेत्र की भाषा, बोली, लोक संस्कृति, रीति रिवाजों और जनजीवन का यथार्थ चित्रण करता है। इस प्रकार के उपन्यासों में गांव और ग्रामीण जीवन का विशेष महत्व होता है। आंचलिक उपन्यास की कुछ विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा कि स्थानीयता का चित्रण। आंचलिक उपन्यास का प्रमुख तत्व किसी विशेष क्षेत्र के जीवन को यथार्थपूर्ण चित्रण करना है। इसमें उस क्षेत्र के भूगोल, जलवायु और भौगोलिक स्थितियों का विस्तार से वर्णन किया जाता है, जिससे पाठक को उस क्षेत्र के सजीव अनुभव होता है। भाषा और बोली। आंचलिक उपन्यासों में उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा, बोली, मुहावरे और शब्दावलियों का प्रयोग होता है। इससे पात्रों की वास्तविकता और संवादों में स्वाभाविकता आती है। इससे उपन्यास का क्षेत्रीय चरित्र उभर कर सामने आता है। तीसरा आ जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश। आंचलिक उपन्यास में उस विशेष क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का विस्तार से चित्रण किया जाता है। इसमें ग्रामीण समाज, जाति व्यवस्था, परंपराएं, त्योहार, रीति रिवाज और धार्मिक अवस्थाओं को महत्व दिया जाता है। अगला हो जाएगा ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण। आंचलिक उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के संघर्ष, समस्याएं और खुशियों का यथार्थपूर्ण चित्रण होता है। इसमें किसानों की आर्थिक स्थिति, जमींदारी प्रथा, गरीबी, शोषण और सामाजिक अन्याय जैसी समस्याओं का सजीव वर्णन किया जाता है। प्रकृति का चित्रण। आंचलिक उपन्यासों में प्रकृति का विशेष महत्व होता है। उस क्षेत्र के पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और मौसम का सुंदर और सजीव चित्रण किया जाता है।
इससे उपन्यास में आंचलिकता का वातावरण और अधिक प्रभावशाली बनता है। लोक जीवन और लोक संस्कृति। आंचलिक उपन्यास में लोकगीत, लोक कथाएं, लोक नृत्य और लोक धर्म से जुड़ी परंपराओं का भी विस्तार से वर्णन किया जाता है। यह उपन्यास का उस क्षेत्र में के लोक जीवन और संस्कृति को पाठकों के सामने लाने का काम करते हैं। चरित्रों का क्षेत्रीय स्वरूप। आंचलिक उपन्यास में पात्रों का विकास उसके स्थानीय परिवेश और समाज के अनुसार होता है। पात्रों की वेशभूषा, रहन सहन और उसकी सोच उस क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप होती है। इन पात्रों के माध्यम से उस क्षेत्र की मानसिकता और जीवन शैली को प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण। आंचलिक उपन्यास में उस विशेष क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं जैसे जातिवाद, आर्थिक विषमता, गरीबी, शोषण, कुप्रथाओं, महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनके माध्यम से लेखकों ने समाज में सुधार के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया है। वास्तविकता और यथार्थवाद। आंचलिक उपन्यासों में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है और इसमें आदर्शवादी या कल्पनाशीलता की अपेक्षा वास्तविक जीवन और समाज का चित्रण होता है। लेखक ग्रामीण समाज के जीवन, संघर्षों और समस्याओं और चुनौतियों को बिना अलंकरण के प्रस्तुत करते हैं। समुदाय और समग्रता। आंचलिक उपन्यासों में व्यक्ति की बजाय सामूहिकता और समुदाय को प्रमुखता दी जाती है। उपन्यास का फोकस व्यक्तिगत जीवन से हटकर समाज और उसके विभिन्न पहलुओं पर होता है। इसमें विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच के संबंधों और संघर्षों का चित्रण किया जाता है। अब देख लेते हैं आंचलिक उपन्यास प्रमुख और उनके लेखक। फणीश्वर नाथ रेणु उनके मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसमें बिहार के ग्रामीण जीवन का अद्वितीय चित्रण है। श्री प्रसाद सिंह नीला चांद में पूर्वी उत्तर प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को दर्शाया गया है। राही मासूम रजा उनके उपन्यास आधा गांव में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज और सांप्रदायिकता का चित्रण है। आंचलिक उपन्यास ने हिंदी साहित्य को क्षेत्रीयता और स्थानीय जीवन के दृष्टिकोण से समृद्ध किया। इसमें ग्रामीण भारत की वास्तविकता और विविधता का प्रभावशाली चित्रण किया गया, जिसमें समाज की समस्याओं और आंतरिक संघर्षों को समझने का एक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। अब अगला प्रश्न है साखी शब्द रामायणी। इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? साखी शब्द रामायणी से आप क्या समझते हैं? ये इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज़ों को समाहित किया जाता है? या जो कबीर का रचना है बीजक, उसको साखी शब्द रामायणी 3 भागों में बांटा गया था। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो देखिए, साखी शब्द और रामायणी भारतीय संत साहित्य की महत्वपूर्ण काव्य विशेष विधाएं हैं, जिसका प्रयोग मुख्यतः भक्ति काल के संत कवियों ने किया। इसका प्रयोग संत कबीर, गुरु नानक, दादू, रैदास आदि भक्तिकालीन संतों द्वारा अपने उपदेश और जीवन के गहरे आध्यात्मिक विचारों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं साखी। तो साखी का अर्थ होता है साक्ष्य या गवाही। यह दोहे या मुक्तक के रूप में लिखी जाती है। इसमें जीवन की सच्चाई, नैतिकता और आध्यात्मिकता की गहरी बातें प्रस्तुत की जाती हैं। साखी में संत कवि अपने अनुभवों के आधार पर जीवन के विभिन्न पहलुओं की गवाही देते हैं। इनकी रचना शैली जो है वो सामान्यतः दोहा छंद में होती है। यह शैली सरल और प्रभावी होती है। इसका उद्देश्य जीवन के गूढ़ सत्य को सहज और संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना होता है। इसकी जो विषय वस्तु होती है वो साखियों में जीवन, मृत्यु, ईश्वर, आत्मा, माया के संबंध में गहन चिंतन मिलता है। इनके माध्यम से संत कवियों ने समाज में फैले कुरीतियां, अज्ञानता और अंधविश्वास पर प्रहार किया। उदाहरण के लिए कबीर की साखी। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। अब शब्द देख लेते हैं। तो शब्द का अर्थ होता है शब्द या वाणी।
यह गीत या पद के रूप में होता है। इसका उद्देश्य भक्त और ईश्वर के बीच में प्रेम भक्ति के रिश्ते को अभिव्यक्त करना होता है। शब्द में ईश्वर की स्तुति, उपदेश और ध्यान का भाव प्रकट किया जाता है। रचना शैली शब्द गेय होते हैं, इन्हें संगीत के साथ गाया जाता है। इस विधा में संत कवि ईश्वर के प्रति अपनी अनुभूतियों और भक्ति को काव्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। विषय वस्तु शब्द में भक्ति, प्रेम, साधना और आध्यात्मिक अनुभूतियों का वर्णन होता है। इसका मूल उद्देश्य भक्त और भगवान के बीच आंतरिक संबंध को समझना है। उदाहरण के रूप में गुरु नानक का एक शब्द देख लेते हैं। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैम, गुरु प्रसाद। रामायणी रामायणी एक छंद है जो प्रायः चौपाई के रूप में लिखा जाता है। यह संतों द्वारा उपदेश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। रामायणी में धार्मिक और नैतिक विषयों का विवरण होता है। रचना शैली देख लेते हैं। तो रामायणी प्रायः सरल और सहज भाषा में लिखी जाती है। इसमें चौपाई छंद का प्रयोग होता है। इसका लहजा उपदेशात्मक होता है, जिसमें गुरु की महिमा और साधक के कर्तव्यों की चर्चा होती है। विषय वस्तु रामायणी में ईश्वर की महिमा, सत्संगति, गुरु का महत्व, संसार के मोह से मुक्ति का उपदेश दिया जाता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कबीर की रामायणी। रामायणी कर मन बसे, राम बिना दुख होय, जग में ढूंढा राम को, राम मिला न को। सारांश रूप में साखी जीवन के गहरे सत्यों, अनुभवों और दोहों के रूप में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत होती है। शब्द भक्त और ईश्वर के बीच प्रेम और भक्ति को गीतात्मक रूप में गाया जाता है। रामायणी में चौपाई के रूप में होता है, जो उपदेशात्मक छंद और धार्मिक नैतिक शिक्षा होती है। तो देखिए, साखी जो है दोहा के रूप में होती है, शब्द जो है वो भक्ति और प्रेम के रूप में होता है, गेय पद होता है। रामायणी जो है चौपाई के रूप में होती है और ये धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो तीनों विधाओं का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक बातों पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद और साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।